प्रथम जो उदार राष्ट्रवादी, दूसरा जिसमें उग्र राष्ट्रवादी, और तीसरा गांधी युग। गांधी युग के अंतर्गत ही आज हम विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है स्वराज्य दल या स्वराज पार्टी। मार्च 1923 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू, CR दास, विठल भाई पटेल व मौलाना आज़ाद द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1925 में CR दास की मृत्यु के साथ ही 1926 के चुनाव में जब इसे आशातीत सफलता नहीं मिली, तब धीरे धीरे अन्य सदस्यों ने भी इसे किनारा कर लिया व स्वराज्य दल लगभग समाप्त हो गया। ये वो दौर था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभिन्न प्रकार के चुनाव में भाग लेने से इनकार कर दिया था। ये वो दौर था जब असहयोग आंदोलन असफल हुआ ही था और गांधी समेत सभी कांग्रेसी नेताओं का ये मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंग्रेज़ों द्वारा जो चुनाव करवाए जा रहे हैं विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों के, उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के ही कुछ वरिष्ठ नेताओं को ऐसा लगा कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए और इसी मुद्दे को लेकर के स्वराज्य दल की स्थापना हुई। और इसके बाद में धीरे धीरे उनको लगने लगा कि ये दल जो है उतना कारगर नहीं रहा, तो वो CR दास की मृत्यु के साथ ही इस दल को छोड़ करके ज़्यादातर सदस्य पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद आता है साइमन कमीशन। 1919 के अधिनियम में ये कहा गया था कि इस अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो भारत में उत्तरदायी शासन की प्रगति की जांच करेगा। ब्रिटिश सरकार ने 10 वर्ष से पूर्व ही 1927 में इसे लागू कर दिया व सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय एक दल भारत में भेजा गया। लेकिन दल में कोई भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं था, जबकि उस समय ब्रिटिश संसद में लॉर्ड सिन्हा व मिस्टर सकलातवाला सदस्य थे। तो 7 सदस्यीय दल में जो कि भारत में एक तरीके से कह सकते हैं भारत का शासन कैसे चलाया जाए इस पर विचार करने के लिए आ रहा था, और उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होना, भारतीयों को ये बात जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इस बात ने उन्हें निराश किया। जबकि ये भी कहा जाए अगर कि भारतीय उस समय ब्रिटिश संसद के सदस्य नहीं थे, तो ब्रिटिश संसद में भी 2 सदस्य जो है वो उस समय मौजूद थे, परंतु उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। तो इसका संपूर्ण भारतवर्ष में पुरजोर ढंग से विरोध हुआ और 3 फरवरी को मुंबई पहुंचने पर इस दल को, साइमन कमीशन को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध के दौरान लाठीचार्ज हुआ और उसमें लाला लाजपत राय शहीद हुए। लाहौर समेत पूरे भारत में बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन हुआ और लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो विरोध हुआ उसमें लाला लाजपत राय फिर शहीद हो गए। इस बात से संपूर्ण देश में रोष फैल गया और इसके जगह जगह इसके खिलाफ में प्रदर्शन हुए, जो कि धीरे धीरे उनके दमन चक्र के कारण वो फिर अंततः कह सकते हैं कि इसको लागू होने से या इसकी रिपोर्ट आने से वो रोक नहीं पाए। मई 1930 में इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, जो कि इस प्रकार थी: द्वैत शासन प्रणाली समाप्त होनी चाहिए तथा प्रांतों में स्वराज्य स्थापित होना चाहिए। उस समय जो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था प्रचलन में थी, उस द्वैत शासन व्यवस्था के कारण शासन चलाना बहुत ही ज़्यादा दुष्कर हो गया था, कठिन हो गया था, और जिसकी वजह से ये कहा गया कि प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था जो है वो प्रणाली जो है वो समाप्त होनी चाहिए और वहाँ पे स्वराज्य की स्थापना होनी चाहिए। मताधिकार का विस्तार होना चाहिए। भारत में उत्तरदायी शासन का प्रयोग विफल रहा। भारत के लिए संघीय व्यवस्था उचित है, तो मताधिकार के विस्तार की बात की गई। प्रांतीय या केंद्रीय विधानमंडलों में उनका विस्तार होना चाहिए और उसमें जो है मताधिकार ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को देने चाहिए। भारत के लिए एक परिषद स्थापित की जाए जो ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों से मिल करके बने। तो ये इस प्रकार से जो है उनके द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया, लेकिन भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो भारतीयों ने जब इसे स्वीकार नहीं किया, तब भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड तथा अन्य नेताओं ने भारत के नेताओं को चुनौती दी कि वे स्वयं
एक ऐसा संविधान ला करके बना करके हमें दिखाएं जिस पर आप सभी भारतीय सहमत हो। उनका ये मानना था कि कोई भी ऐसा संविधान या कोई भी ऐसी विचारधारा जिसमें आप सभी भारतीय जो है, जो धर्म के आधार पर बंटे हुए थे, जो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के आपस में लड़ रहे थे, आप किसी भी एक जो है रिपोर्ट पर आप सहमत नहीं हो सकते। तो भारतीयों को चेतावनी दी गई, भारतीयों को चुनौती दी गई लॉर्ड बर्किनहेड द्वारा। तो उस चुनौती को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार किया और मई 1928 में मुंबई में कांग्रेस द्वारा एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति बनाई गई। तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, जी.आर. प्रधान, एम.एस. सरदार, मंगल सिंह, इमाम कुरैशी आदि इसके सदस्य थे। तो इन सभी सदस्यों ने मिलकर के और एक रिपोर्ट तैयार की। समिति ने 10 अगस्त 1928 को भारत के संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अर्थात नेहरू प्रतिवेदन जो है वो मात्र एक रूपरेखा बताता है हमें कि हमें भारतीयों को या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो सभी दल जो है सर्वदलीय बैठक में उपस्थित थे, उनका मानना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा संविधान की एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करती है जिसके लिए हम सभी सहमत हैं। तो ये संविधान नहीं था, संविधान की एक कह सकते हैं कि संविधान को निर्धारित करने वाली एक रूपरेखा मात्र थी। प्रथम बात जो उसमें कहेगी, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का दर्जा। इस बात पे बहुत सारा कांग्रेस के नेताओं के अंदर भी विरोध हुआ कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा इसमें क्यों प्रस्ताव में रखा गया, जबकि अधिकांश भारतीयों का ये मानना था कि डोमिनियन स्टेट के बजाय यहाँ पे हमारे लिए जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग होनी चाहिए। और इसी को लेकर के आगे जब हम देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस ने लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। तो लेकिन इस रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात की गई। केंद्र व प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की इसमें बात कही गई। केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनात्मक होना चाहिए तथा मंत्रिमंडल निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। तो वही बात जो आज प्रचलन में है, वो लगभग वो बातें जो है कह सकते हैं कि उसकी रूपरेखा इस नेहरू प्रतिवेदन के अंदर प्रस्तुत की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन जो उसमें अंग्रेजों ने लगाया था 1909 में, उसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन पद्धति की इसमें सिफारिश की गई और इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ और मुस्लिम लीग इस पे जो है फिर उन्होंने असहमति दिखा दी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य इसमें बताया गया। निम्न सदन का चुनाव प्रत्यक्ष मत प्रणाली से, वैश्विक मताधिकार द्वारा व द्वितीय सदन का चुनाव परोक्ष पद्धति से, जो आज भी प्रचलन में है। अगला जो अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, तो अल्पसंख्यकों को यहाँ पे मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए ये बिंदु डाला गया इसमें कि उनको जनसंख्या के आधार पर उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। अल्पसंख्यकों के लिए तो आगे चल करके भारतीय संविधान में आरक्षण नहीं रहा, लेकिन वो कह सकते हैं कि जो दलित व पिछड़े लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था आगे जरूर हुई। अगला है सर्वोच्च न्यायालय जो कि अपील का अंतिम न्यायालय हो, तो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने की बात इसमें कहेगी। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में रखी जाए तथा संघात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। अवशिष्ट शक्तियाँ जो फिर भारतीय संविधान में केंद्र में या 1935 के अधिनियम में भी अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में रखेगी और संघात्मक व्यवस्था की उसमें बात कहेगी। मौलिक अधिकारों को संविधान में स्थान दिया जाए व केंद्र व प्रांतों में शक्ति विभाजन किया जाए। तो बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं नेहरू प्रतिवेदन के जिसमें ये उसको हुबहू 1935 के अधिनियम में लिया गया और कह सकते हैं कि जब भारत के लिए संविधान बनाया गया तो उसमें भी इसकी ज़्यादातर बातों पर सहमति दिखाएगी। यह बहुत ही व्यवस्थित बुद्धिमत्ता युक्त दस्तावेज था, लेकिन सरकार ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। तो बहुत ही अच्छा एक उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। हमें ज़्यादातर मुद्दों पे हम सहमति दर्शा सकते हैं। केवल प्रथम जो डोमिनियन स्टेट वाला है, डोमिनियन स्टेट के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य की इसमें मांग होनी चाहिए थी, लेकिन तत्कालीन परिस्थितिवश हो सकता है उनको वही सही लगी, तो इसलिए बहुत अच्छा उनके द्वारा प्रस्ताव बनाया गया, लेकिन उसे सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना द्वारा मुस्लिम लीग की दिल्ली सभा में 1929 को एक जो है 14 सूत्र उनके द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसे जिन्ना के 14 सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें संघात्मक व्यवस्था के साथ अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में रखने की बात कही गई, प्रांतों को समान स्वतंत्रता देने की बात कही गई, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जिसको नेहरू प्रतिवेदन में
नकारा गया उसको पुनः लागू करने की बात कहेगी, धर्म की स्वाधीनता की बात कहेगी, अल्पसंख्यकों का विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात इसमें कहेगी, मुसलमानों को विशिष्ट अधिकार देने की बात इसमें कहेगी। तो एक तरीके से नेहरू प्रतिवेदन के विरोध के अंदर जिन्ना द्वारा प्रस्तुत और उसमें केंद्र के बजाय प्रांतों को ज़्यादा अधिकार देने की बात कहेगी। वो शायद इसीलिए कि नेहरू प्रतिवेदन के अंदर मोतीलाल नेहरू समेत जितने भी नेता थे उन सब का मानना था कि राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, और वहीं जिन्ना का मानना था प्रांत मजबूत होने चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि संपूर्ण राष्ट्र के अंदर जो है हमारा बहुमत नहीं है, अगर प्रांतों में हमारा बहुमत रहेगा तो हम धीरे धीरे स्वाधीनता की बात वहाँ पे कर सकते हैं। तो प्रांतों के लिए इनके द्वारा ज़्यादा डिमांड रखी।